हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से कवर करेंगे। ये प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कल्चर व स्टैटिक जीके के होंगे। सब प्रश्नों से संबंधित जो भी फैक्ट बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अंत तक आप देखें। चलिए सॉल्व करते हैं आज के टॉप 50 जीएस के प्रश्नों को। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद जो 16वीं शताब्दी में किया गया वो क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हमजानामा, दूसरा है बादशाहनामा, तीसरा है आलमगीरनामा, चौथा है रज्जनामा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, रज्जनामा। इसे रज्जनामा कहा जाता है। इसके बारे में समझ लीजिए। अकबर ने महाभारत को फारसी भाषा में अनुवादित करवाया था। यह अनुवाद जो नाम नीचे लिखा है बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने यह अनुवाद किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। उसका नाम क्या है? तो रज्जनामा है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तीनों मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 16 सितंबर को, ऑप्शन बी है 25 जनवरी को, ऑप्शन सी है 4 फरवरी को, ऑप्शन डी है 21 मार्च को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर, ऑप्शन ए सही है इसका, 16 सितंबर। अब इसके बारे में देख लीजिए। जो 25 जनवरी है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सुन लीजिए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी अक्षांश समानांतर सीमा के रूप में काम करती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा इन दोनों के बीच में है जो दोनों को विभक्त करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ए है 38वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन बी है 17वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन सी है 49वीं समानांतर रेखा, और ऑप्शन डी है हिंडनबर्ग रेखा। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। अब 38वीं समानांतर रेखा किस किस के मध्य है वो आप लोग नोट कर लें। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा है। 17वीं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समानांतर रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे थे, हमने चारों बता दिए आपको कि कौन कौन सी समानांतर जो रेखाएं हैं वो किन किन देशों को अलग करती हैं। तो 38वीं जो आपको बताई वो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया से, 17वीं है वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से, और हिंडनबर्ग जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी 49वीं समानांतर रेखा, ये शांत रेखा कहलाती है क्योंकि दोनों देशों के बीच कभी कोई युद्ध नहीं हुआ इस रेखा को लेकर। तो ये जो रेखा है 49वीं समानांतर रेखा वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच समानांतर रेखा है जो दोनों को विभक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शहर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो इसका आप लोग क्या सही आंसर लगाएंगे सोच लीजिए अपने मन में। इसका आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन बी सही है, जैसलमेर इसका सही है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब जयपुर जो लिखा है ना ऑप्शन ए में, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है।
और पिंक सिटी व पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। पिंक सिटी सभी जानते हैं जयपुर है, और दूसरा नाम इसका है पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर को कहा जाता है। फिर सी में लिखा है आपका जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी में है उदयपुर। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट व सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। वेनिस ऑफ द ईस्ट और सिटी ऑफ द लेक कहा जाता है किसे? उदयपुर को। तो चारों की विशेषता थी कि किसे क्या कहा जाता है, वो हमने आपको बता दिया। कॉपी नोट्स बनाते चलिए, उनमें आप नोट करते चलिए, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं, अमेरिका को किसने खोजा? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अमेरिका को किसने खोजा? उत्तर प्रदेश दरोगा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका को खोज किसने की, और वहीं पे एक क्वेश्चन जीएस में दूसरा डला था कि भारत की खोज किसने की। तो दोनों आपको आने चाहिए। तो अमेरिका की जो खोज की है देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। कप्तान कुक ने, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा ने, ऑप्शन सी है कोलंबस ने, ऑप्शन डी है रॉबर्ट पियरे ने। तो इसका सही जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, कोलंबस ने। अमेरिका और वेस्ट इंडीज, दो नाम नोट कर लीजिए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज, इन दोनों की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। अब कैप्टन जो कुक थे उन्होंने किसकी खोज की? उन्होंने तस्मान, कैप्टन कुक और तस्मान दो लोग हैं, कैप्टन कुक और तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। कैप्टन कुक और तस्मान ने किसकी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अगला जो है वास्को डी गामा, आप जानते हैं वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। 1498 में किसकी खोज की? तो भारत की खोज की, ठीक है। ये केरल के कालीकट तट पर आए थे, और जब ये आए तो व्यापार की दृष्टि से नहीं आए, बाद में ये व्यापार करने लगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है आपका रॉबर्ट पियरे लिखा है डी ऑप्शन में, रॉबर्ट पियरे। इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। क्लियर हो गया किसने किसकी खोज की? कैप्टन कुक ने, आपके कैप्टन कुक ने जो खोज की है वो की है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। वास्को डी गामा ने भारत की है। रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की है। कोलंबस ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज की है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, छठवां है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फेदोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर, ऑप्शन डी है थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है फेदोमीटर। ऑप्शन ए है फेदोमीटर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बैरोमीटर जो है उसका यूज किस में करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापने में करते हैं। एनीमोमीटर का वायु का वेग मापने में करते हैं, और थर्मामीटर का तापमान मापने में किया जाता है। क्लियर। फेदोमीटर का जो है वो समुद्र की गहराई मापने में, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में, एनीमोमीटर जो है वायु का वेग मापने में, और थर्मामीटर तापमान मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने आपको बोला था कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। 1498 में किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सभी बता देंगे इसका आंसर, बहुत सरल क्वेश्चन है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है लोनार झील, ऑप्शन सी है डल झील, ऑप्शन डी है बूलर झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बूलर झील। ये जम्मू कश्मीर में भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और भी ऑप्शन है, उनके बारे में देख लीजिए। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। कौन सी वाली है? चिल्का झील उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है, अंतःस्थलीय, तटीय नहीं, अंतःस्थलीय झील कौन सी है, तो आपका सही आंसर क्या होगा उसका? वो राजस्थान की है सांवर झील।
कौन सी है? राजस्थान की सांवर झील है। ऑप्शन सी में जो है डल झील, डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी छूट गया था, लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिरोही राष्ट्रीय पार्क पूछ रहा है भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सिरोही नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में है। हमने नेशनल पार्क का एक वीडियो बनाया है डिटेल में, उसमें प्रत्येक राज्य में जो नेशनल पार्क हैं और जो उनकी खासियत है वो उसमें डाला है। जिस विद्यार्थी ने उस वीडियो को ना देखा हो तो वो हमारी साइट पे जाके उस वीडियो को देख सकता है। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क करके वो है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम डाल देंगे, ठीक है। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है। पश्चिम बंगाल के जो इम्पोर्टेंट पार्क हैं उसके बारे में सुन लो। सुंदरवन और बुक्सा, सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं उसमें रणथंभौर इम्पोर्टेंट है, सरिस्का नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है राजस्थान में। और उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करता है? कौन सा पर्वत ऐसा है जो फ्रांस और स्पेन को अलग करता है? तो आप बताइए कौन सा पर्वत होना चाहिए, अपने मन में लगा लीजिए। ऑप्शन ए है काकेशस पर्वत, ऑप्शन बी है जूरा पर्वत, ऑप्शन सी है पेरेनीस पर्वत, ऑप्शन डी है किलिमंजारो पर्वत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरेनीस पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। कौन सा पर्वत? पेरेनीस पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, याद रखिए ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? दूध को मथने पर उसकी क्रीम अलग हो जाती है, ऊपर क्रीम आ जाती है, उसका क्या कारण होता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वीय बल के कारण, ऑप्शन बी है अपकेंद्र बल के कारण, ऑप्शन सी है अभिकेंद्र बल के कारण, ऑप्शन डी है घर्षण बल के कारण। तो उसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी है अपकेंद्र बल के कारण। ऑप्शन बी है अपकेंद्र बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? इन चार में से आपको बताना है कि सबसे अधिक ऊष्मा का कुचालक कौन सा है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है जस्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पारा। पारा जो है वो ऊष्मा का इन सब में सबसे अधिक कुचालक होता है। कौन सा है? पारा है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, देख लीजिए। पहला है गेहूं के खेत हैं जहां से मीथेन गैस निकलती है, ऑप्शन बी है कपास के खेत, ऑप्शन सी है मूंगफली के खेत, ऑप्शन डी है धान के खेत। तो मीथेन जो निकलती है, उत्पादन जो होता है मीथेन का, वो कहाँ से होता है? तो धान के खेत से मीथेन निकलती है, धान के खेत से मीथेन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है धान के खेत। इसके अलावा हम आपको बता दें कोयले की खदानों से मीथेन का उत्सर्जन होता है और जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो 3 पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे। एक है धान के खेत, दूसरे हैं आपके कोयले की खदानें, और तीसरे हैं जुगाली करने वाले पशु। क्वेश्चन आपको जरूर 50 मिलेंगे, लेकिन इसके जो व्याख्या हो रही है उससे प्रत्येक क्वेश्चन से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन नए मिल रहे हैं। तो लगभग 150-200 क्वेश्चन यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन आप एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे वीडियो हम लोग बनाते हैं 50-50 क्वेश्चन करके, 30-30 क्वेश्चन करके, ताकि आप लोग उसे आसानी से पढ़ पाएँ और आप उसे पूरा कॉन्सनट्रेट होकर पढ़ाई कर पाए उस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सोल्डर, जिसे टांका कहा जाता है, वो एक मिश्र धातु है, किस से मिलकर वो बना है? वो किस से मिलकर बना है? वो किसकी मिश्र धातु है?
तो ऑप्शन ए है टिन और चांदी की, ऑप्शन बी है टिन और सीसा की, ऑप्शन सी है तांबा और टिन की, ऑप्शन डी है सीसा और तांबा की। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन बी, टिन और सीसा से टांका मिश्र धातु तैयार की जाती है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? तो जिसका उपयोग जोड़ों के टांका लगाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है? विटामिन का हमने पूरा डिटेल आपको बायो के जो निचोड़ वाला वीडियो है उसमें डाल रखा है, तो वहाँ से विटामिन आप देख लीजिए, सारे विटामिन का डिटेल उसमें दिया है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा प्रचलन में है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से सूखा रोग या रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को किस संविधान से लिया है? तो भारतीय संविधान ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, किस संविधान से लिए हैं, किस देश के संविधान से लिए हैं? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड से लिए हैं, ऑप्शन बी है कनाडा से लिए हैं, ऑप्शन सी है आयरलैंड से लिए हैं, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी है, आयरलैंड से ये लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर जो है इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से के खिलाफ मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 17 के बारे में समझ लीजिए। अनुच्छेद 17 आपका छुआछूत का अंत कर रहा है, मतलब अस्पृश्यता का अंत करता है, यह भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 जो है वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इत्यादि के बारे में है। अनुच्छेद जो 23 है वो मानव के दुर्व्यापार, बालात-श्रम का प्रतिषेध करता है, उन्हें रोकता है। मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम कर निषेध करता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वह है, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? मतलब राज्यसभा को कौन भंग कर देता है? कौन ऐसा है जो राज्यसभा को भंग कर सकता है? किसमें ऐसी शक्ति है ये बताइए। तो ऑप्शन ए है राज्यसभा के सभापति में ऐसी शक्ति है जो राज्यसभा को भंग करेगा। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के पास क्या वो शक्ति है जो राज्यसभा को भंग कर देगी। ऑप्शन सी है संसद का संयुक्त सत्र क्या राज्यसभा को भंग कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है इसके बारे में सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सभी जानते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य, बड़े ध्यान से सुनना और लिख लीजिए, इसमें क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्य का क्या होता है, निर्वाचन होता है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा का भी वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषित करने की शक्तियां प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है
जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352 जो है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। अनुच्छेद 356 जो है ऑप्शन ए में राष्ट्रपति शासन के लिए है। और अनुच्छेद 360 जो है ऑप्शन डी में वो वित्तीय आपातकाल के लिए है। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट थे अनुच्छेद, तीनों के बारे में हमने बता दिया है। जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, 356 राष्ट्रपति शासन के लिए है, और अनुच्छेद 360 जो है 360 जो है वित्तीय आपातकाल के लिए है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन ए है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी है केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है कानून सचिव। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है भारत के महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं और देखते हैं कोलार सोने की खानें भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोलार सोने की जो खान है भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलार सोने की खदानें कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है गांधीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय जो होता है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना होता है, मतलब दोनों का मिश्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सरकारी और निजी क्षेत्र का। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है बुल एंड बियर। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है बैंकिंग से, ऑप्शन बी है स्टॉक मार्केट से, ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा से, ऑप्शन डी है आंतरिक व्यापार से। तो बुल एंड बियर का जो संबंध है वो है स्टॉक मार्केट से, ऑप्शन बी सही है इसका। बहुत एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे स्टैटिक्स जीके हो, चाहे कला और संस्कृति हो, ठीक है, पर्यावरण हो, साइंस हो, जितना भी जीएस के पोर्शन है मैंने इसमें एक बार में डाल दिए हैं, सबका सम्मिश्रण है। आपसे इस मॉक टेस्ट को बार बार लगाइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ना केवल हम एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं बल्कि उसमें जो ऑप्शन होते हैं 4 उनके बारे में भी व्याख्या बताते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन भी तैयार होते हैं, उससे 4 क्वेश्चन नए तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं और देखते हैं काली क्रांति का संबंध किससे है। काली क्रांति का या कृष्ण क्रांति, काली क्रांति लिखा हो या कृष्ण क्रांति लिखा हो, उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी है आपका खनिज तेल उत्पादन से, ऑप्शन डी है मांस उत्पादन से। तो इसका सही आंसर है खनिज तेल उत्पादन से, ऑप्शन सी इसका सही है, खनिज तेल उत्पादन से। इसका सही आंसर बनेगा आपका खनिज तेल उत्पादन से है। अब नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, और जो लाल क्रांति है, लाल क्रांति मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन भी मिल गए इसके। अगला है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो यहाँ पे भी बनाया था सौरमंडल का, सौरमंडल आप वहाँ पे देख लीजिए, हमारे चैनल में सौरमंडल का एक पूरा डिटेल में वीडियो है, आप वहाँ से पूरा डिटेल में सौरमंडल पढ़ सकते हैं।
तो रात की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रमा। चंद्रमा को रात का रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं और देखते हैं हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है उसका नाम है अराकानयोमा। अराकानयोमा जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा ये तो आप समझ गए हैं कि ये हिमालय का पूर्वी भाग है। हिमालय का पूर्वी भाग है अराकानयोमा पर्वत, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बलूचिस्तान में, ऑप्शन बी है नेपाल में, ऑप्शन सी है थाईलैंड में और ऑप्शन डी है म्यांमार में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी म्यांमार। अराकानयोमा जो है वो म्यांमार में स्थित है। भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाता है भाई ये पर्वत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। किसका है? ऑप्शन बी में कर्नाटक जो है उसका एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग का आपने नाम सुना होगा। नॉर्मन बोरलॉग जो होते हैं वो किससे संबंधित हैं? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। तो उनके नाम पे एक पुरस्कार रखा गया है बोरलॉग पुरस्कार। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है संगीत के क्षेत्र से, ऑप्शन बी है साहित्य के क्षेत्र से, ऑप्शन सी है कृषि के क्षेत्र से, ऑप्शन डी है विज्ञान के क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि के क्षेत्र से बोरलॉग पुरस्कार संबंधित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक पूछे कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक देख लेते हैं। ऑप्शन ए मैग्नस्थनीज, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है जस्टिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्नस्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। अब क्वेश्चन बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर से दो क्वेश्चन इसमें हमने अभी डाले हैं, 29वां और 30वां क्वेश्चन। 29वां है डैश कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है प्रिंटर, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉजिक से, ऑप्शन बी है कंट्रोल से, ऑप्शन सी है स्टोरेज से, ऑप्शन डी है इनपुट से। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, मेमोरी का जो संबंध होता है वो स्टोरेज से होता है। आंसर सी इसका सही है। अब इसके बारे में समझ लीजिए। जो इसकी मेमोरी होती है वो रैम और रोम में होती है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी होता है, अस्थाई, ठीक है ना, स्थाई नहीं, अस्थाई मेमोरी होता है रैम। रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, ये स्थाई मेमोरी होता है। कंप्यूटर के इन दोनों क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन है, मतलब 8 ऑप्शन है, इनका डिटेल भव्या मैम ने कंप्यूटर का जो वीडियो डाल रखा है, पहला वीडियो, उसमें पूरा डिटेल दिया है। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो ना देखा हो वो कंप्यूटर का वो पहला वीडियो देखें। इसके बाद उनके जो वीडियो में जो उनकी व्याख्या है उससे कंप्यूटर के कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है। भव्या मैम का जो कंप्यूटर का पहला वीडियो है उसे आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ से जो भी आपको वीडियो मिलेंगे वो आपके नोटिफिकेशन पे आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रानाडे, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले।
क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो है बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बरेली में कह रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, ऑप्शन बी है खान बहादुर के द्वारा, ऑप्शन सी है तात्या टोपे के द्वारा, ऑप्शन डी है मौलवी अहमद शाह के द्वारा। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन बी, खान बहादुर के द्वारा बरेली में विद्रोह का नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कह रहा है कब हुई थी। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ऑप्शन बी है 26 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ऑप्शन डी है 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है यूएनओ का न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, मुख्यालय भी पूछता है कि मुख्यालय कहाँ है यूएनओ का, तो न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है। ऑप्शन ए है बोल्फिया का फूल, ऑप्शन बी है रेफ्लेसिया का फूल, ऑप्शन सी है साइकस का फूल, ऑप्शन डी है ओजोला का फूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोल्फिया का फूल दुनिया का सबसे छोटा फूल है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है टेहरी बांध किस नदी पर बना है। टेहरी बांध कह रहा है किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए है बाणसागर, ऑप्शन बी है कोयना, ऑप्शन सी है भागीरथ, ऑप्शन डी है चंबल। तो पहले तो आपको ये बताना है कि टेहरी बांध किस राज्य में है। तो टेहरी बांध जो है आपका, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर, ऑप्शन सी जो है वो सही है इसका, उत्तराखंड राज्य में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 3 इसमें प्रश्न मिल गए आपको। टेहरी बांध किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है। और क्वेश्चन अगर उसने पूछ लिया भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टेहरी बांध है। 3 क्वेश्चन मिले सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बीएड से लेकर आपके पीसीएस तक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आईएएस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दिखाया गया है, जो हिंदू राजा था। हिंदू राजा है, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए उन्हें दिखाया गया है। उनका नाम बताना है आपको। उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप लगा लीजिए फिर हम बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त जो हैं ये सोने के सिक्के इनके समय चलते थे और सभी सोने के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इन्हें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है चाइल्ड साइकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आता है, आपके जीएस में, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ऑप्शन बी है मैकाले आयोग को, ऑप्शन सी है वुड डिस्पैच को जो 1854 में आया था, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वुड डिस्पैच जो है जो 1854 में आया था उसे भारत का अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं और देखते हैं एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज कह रहा है किसने की थी। ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन सी है रोंटजन ने, ऑप्शन डी है एच.सी. यूरे ने। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोंटजन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है बौद्ध मंदिर
देखिए बौद्ध मंदिर का नाम है दांत का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पवित्र दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? ये कला और संस्कृति में ये क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा ना कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हो सकते हैं मैंने सब इसमें डाल रखे हैं। बौद्ध मंदिर है जिसका नाम है पवित्र दांत का मंदिर, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मलेशिया में, ऑप्शन बी है श्रीलंका में, ऑप्शन सी है नेपाल में, ऑप्शन डी है चीन में। तो इसका सही दांत का जो मंदिर है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका के कैंडी नामक स्थान है श्रीलंका में, वहाँ पे ये मंदिर है और इसमें भगवान बुद्ध के दांत का अवशेष है, इसलिए इसे दांत का मंदिर कहा जाता है और बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी नहीं महसूस होती। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में उन्हें दिक्कत नहीं होती, क्या कारण है? ऑप्शन ए है उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, ऑप्शन बी है उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, ऑप्शन सी है वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, ऑप्शन डी है वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर सही क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनके अतिरिक्त वायु कोश होते हैं जिस कारण से उनमें क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, अधिक ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम 7-8 क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताएंगे आपको। यहाँ पे है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? एक क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, वो स्थान बताना है आपको। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। अब इनके जो नाम लिखे हैं, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति, ये कहाँ हुई हैं और उनकी किसके शासनकाल में हुई हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 8 आप तैयार कर लेंगे, बस वीडियो सुनते रहिए, ठीक है, और नोट करते रहिए, क्योंकि आप नोट नहीं करेंगे तो केवल 1 क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के आप 1 कर पाएंगे और जब आप नोट करेंगे कॉपी में तो यहाँ से 8 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। कैसे होंगे वो नोट कर लीजिए आप। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? तो इसका देख लीजिए, पहले ऑप्शन है शिशुनाग की, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कालाशोक। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी कालाशोक है। अब एक एक करके सभी संगतियों के बारे में देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। नोट करते चलिए, बार बार बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो वैशाली में हुई थी। दूसरी वाली वैशाली में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो राजा कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो राजा अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कुंडलबन कहाँ पे? कश्मीर में था। वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो चारों बता दिए, चारों की कहाँ हुई थी? तो वो उसके आपको 4 वो क्वेश्चन मिल गए। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो 4 वो मिल गए। तो 8 कंप्लीट क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है लोकसभा के अधिवेशन हेतु गणपूर्ति जो कोरम होता है वो कितना होता है? कितना लग गया यहाँ पे, कंप्यूटर मिस्टेक हो गई है। कितना होता है, कितना होता है वो कह रहा है। गणपूर्ति कोरम कितना होता है? ऑप्शन ए है सदन के, ऑप्शन ए है जो वो है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग होता है, मतलब 1/6 होता है। ऑप्शन बी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। ऑप्शन सी है सदन के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 भाग है, मतलब 1/4 है। और ऑप्शन डी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 भाग है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। तो ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी सही लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है गणपूर्ति कोरम वाला 1/10। अगला क्वेश्चन है जो बुक्स से लिया गया है, बुक्स से है
माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी आत्मकथा थी ये, इनकी क्या थी? आत्मकथा थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? क्या कंडीशन बनती है जब सूर्य ग्रहण होता है, ये कह रहा है। ऑप्शन ए है आपका सूर्य जो होता है वो चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पंक्ति में नहीं होते तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ये तो गलत ही हो गया, तीनों एक ही पंक्ति में होते हैं तब ये कंडीशन बनती है, पहली बात तो ठीक है, तो यहां से ये हटा दीजिए। ऑप्शन बी कह रहा है सूर्य जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, ये भी कंडीशन गलत है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच नहीं। अगला क्या है, चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो ऑप्शन डी सही है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो यही कारण होता है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है वो जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से सूर्य ग्रहण होता है। और ये कंडीशन अमावस्या को बनती है। ये कंडीशन कब बनती है? अमावस्या के दिन बनती है, और प्रत्येक अमावस्या को ये कंडीशन नहीं बनती, पहली बात, ठीक है ना। कोई विशेष जब कंडीशन होती है तभी सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन मोस्टली अमावस्या को ये कंडीशन बनती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पाक जल डमरू भारत को किस देश से अलग करता है? पाक जल डमरू भारत को किस देश से अलग करता है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान से, ऑप्शन बी है श्रीलंका से, ऑप्शन सी है म्यांमार से, ऑप्शन डी है बांग्लादेश से। तो पाक जल डमरू जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, पाकिस्तान से नहीं करता है। कई बच्चे पाकिस्तान लगा के चले जाते हैं, तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और जोड़ता है किसे? तो पाक जल संधि को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, पाक जल संधि को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। और किसे अलग कर रहा है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? देख लीजिए राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोंगल तमिलनाडु राज्य का फसल का त्योहार है, तमिलनाडु राज्य का फसल का त्योहार है। 48वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं ओमान की राजधानी कौन सी है। तो ओमान की जो राजधानी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है सीब, ऑप्शन बी है मस्कट, ऑप्शन सी है सोहर, ऑप्शन डी है इब्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मस्कट ओमान की जो है राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? फिर से आ गया ये किसका? कंप्यूटर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इनपुट डिवाइस होता है और कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस को आप छू के देख सकते हैं और इनपुट डिवाइस को आप छू नहीं सकते, मतलब वो कंप्यूटर के अंदर ही होता है, इसलिए इनपुट डिवाइस माना जाता है। भव्या मैम का आप कंप्यूटर का वीडियो देखिए, वो डिटेल में आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रही हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है माइक्रोफोन। तो इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस की कह रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। प्रिंटर जो होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस में और क्या क्या होते हैं? प्रिंटर होता है, आपका माउस होता है, माउस आता है, देखिए प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी जानकारी आपको डिटेल में भव्या मैम देंगी आपके कंप्यूटर वाले पोर्शन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, वो कब लागू किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2018, ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2018, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 2017, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2017। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन सी इसका सही है, जीएसटी जो है वो लागू किया गया था। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में जीएस के सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को समाहित किया गया था। बहुत अच्छा वीडियो आज का हम लेके आए थे, सारे के सारे सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री थी, पॉलिटी था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमिक्स था,
कला और संस्कृति से था, ठीक है ना। और बाकी जितना हो सकता कंप्यूटर भी उसमें डाला था हमने, ठीक है। तो जो भी प्रश्न थे, टॉप 50 प्रश्न थे, वो हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, और उनसे संबंधित जितनी भी व्याख्या थी, आप इसे वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, ताकि ये जो आपके जो क्वेश्चन है आपको याद हो जाए और आप अपने नोटबुक पे भी नोट करते जाएं, ठीक है। चलिए, जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी सभी विद्यार्थी जो हमसे पहले से जुड़े हैं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।